नमस्कार साथियों, साइंस के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का पहला टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन। हम लोग पहले कवर कर लिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के पहले उस वीडियो को देख लें। आज हम लोग करेंगे दूसरा टॉपिक। ये टॉपिक है मोशन। ये जो वीडियो होगा ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगा। साथ ही आपको 40 MCQ का सेट मिलेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग टॉपिक को समझेंगे और जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसी से रिलेटेड MCQ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए विथ MCQ तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उससे ज्वाइन होकर के PDF प्राप्त कर सकते हैं। यह जो फिजिक्स का सीरीज है यह आगामी सभी एग्जाम को, जिसमें BPSC AEDO, बिहार SI, BSSC CGL ASO, BSSC इंटर लेवल, 72 BPSC, UPSC, रेलवे, SSC कांस्टेबल सभी एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसे आप एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक के रूप में लिख सकते हैं। साथ ही एक क्लिक में आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग मेजरमेंट और मोशन और डिस्टेंस टॉपिक को, जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो फिजिक्स के NCERT और NCERT क्लास 7 और 9 के क्लास से लिया गया है और ये सभी एग्जाम स्पेशल होगा। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले इस टॉपिक में आता है पॉइंट गति और विराम, मोशन एंड रेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग अपने दैनिक जीवन से जीवन में गति और विराम को समझेंगे। तो सबसे पहले गति और विराम होता क्या है? तो गति तो बहुत सारी चीज जब अपने समय के साथ जब अपने स्थिति में परिवर्तन करे तो ये गति में कहलाता है, और जब समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन न करे तो ये विराम में कहलाता है। बात करें हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे रूम में रखा हुआ टेबल, कुर्सी, मेज, बेड, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो विराम में है, जो रेस्ट में है, क्योंकि वो हमेशा अस्थिर रहता है, समय के साथ उसमें परिवर्तन नहीं होता है। बात करें गति की तो गति समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करता है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, सड़क पे चलता हुआ मोटरसाइकिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय के साथ अपने स्थिति में, अपने पोजीशन में चेंज लाता है। तो ये होता है मोशन। चेंज लाए मोशन, चेंज ना लाए तो रेस्ट होता है। तो बहुत सारे हमारे रोजमर्रा की ज़िंदगी में हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे अणु और कोशिकाएं हमेशा गति में रहते हैं, अर्थात एटम एंड सेल आर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रूप से क्या होता है, मूविंग करता है। तो कांस्टेंट रूप से जब मूविंग करे तो ये क्या होता है, कांस्टेंट रूप से मूविंग करे तो ये गति में कहलाएगा। तो ये हो गया गति। और बहुत सारे जो हमारे रूम में रखा हुआ सामान है यह अस्थिर है। आइए हम लोग देखें इस चीज़ को। पहले हम लोग समझने के लिए एक पेज जिस पे हम लोग रफ वर्क करेंगे और बाद में आप इसी चीज़ को रिटन फॉर्म में देख सकते हैं। मोशन और रेस्ट, तो ये हमारे दैनिक जीवन का एग्जाम्पल है। तो ए वेस केप्ट इन द रूम रिमेन्स स्टेशनरी, अर्थात हम कुछ चीज़ें हमें अस्थिर दिखाई देता है, जैसे हमारे कमरे में रखा हुआ फूलदान, लेकिन सूरज, चांद, पृथ्वी लगातार गतिमान है। सन, मून एंड अर्थ आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। ये सभी गति के उदाहरण हैं। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियां जैसे साइकिल चलाना, गेंद फेंकना, पंखा का घूमना, ये सभी जो है छोटे छोटे एग्जाम्पल है गति के। साइकिलिंग, थ्रोइंग ए बॉल और स्पिनिंग फैन आर सिंपल एग्जाम्पल ऑफ मोशन। इसे ध्यान रखेंगे। हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे अणु है, एटम्स है, बहुत सारे कोशिका अर्थात सेल्स है, ये कॉन्स्टेंटली मूविंग कर रहे हैं। ये सभी क्या है, गति के उदाहरण है। बात करें हम लोग विराम की, गति की, तो गति होगा क्या? तो सबसे पहले विराम क्या है? तो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये किस पोजीशन में है, ये पोजीशन चेंज नहीं करता है। पोजीशन अपना जो है चेंज नहीं करेगा। पोजीशन डज नॉट चेंज। जब चेंज ना करे तो ये क्या कहलाता है, ओवर द टाइम। ये भी ध्यान रखेंगे, ओवर द टाइम जब ये अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो ये क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। हिंदी में इसी को कहते हैं जब कोई वस्तु अपने स्थिति को परिवर्तन ना करे समय के हिसाब से तो ये रेस्ट में कहलाएगा। और एग्जाम्पल देख सकते हैं
जैसे कि कोई सामान रखा है आपके टेबल पे, ये सभी विराम में है। तो इस चीज़ को आइए देख लेते हैं रिटेन फॉर्म में। वस्तु उस समय विराम में होती है जब उसकी स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है रेस्ट में तब कहलाएगा व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज ओवर द टाइम। एग्जाम्पल है ए बुक लेइंग ऑन द टेबल स्टे एट रेस्ट, ये रेस्ट में कहलाएगा। पृथ्वी पर सभी अस्थिर दिखने वाली चीजें भी ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से गति में है, लेकिन ये किसके दृष्टि से देखना है, किसके सापेक्ष देखना है, इस बात पे डिपेंड करता है वो गति में है या नहीं है। हम लोग भी बैठे हैं फिर भी गति में है, किसके सापेक्ष गति में है, तो सूर्य के सापेक्ष, क्योंकि हम लोग सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रहा है तो हम लोग भी घूम रहे हैं। तो किसके सापेक्ष हम लोग क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सी वस्तु गति में है और कौन सा विराम में है, कौन मोशन में है और कौन रेस्ट में है। इस चीज को हम लोग आगे और डिटेल से देखते हैं। बात करें गति क्या है, तो गति जिस तरह से आपने देखा कि कोई वस्तु जब ओवर द टाइम अपने पोजीशन में क्या करेगा, चेंजिंग करेगा। कोई वस्तु यहाँ है और ये यहाँ आ गया, तो ये समय लगा इसमें 5 सेकंड, 10 सेकंड, 5 मिनट, जो भी समय लगा, समय के साथ अपने पोजीशन में चेंज किया, अपना स्थान में परिवर्तन किया, ये क्या कहलाया, ये गति में कहलाया। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है कि सड़क पे चल रहा मोटर कार, हो सकता है नदी में बहता हुआ पानी, जो बच्चे झूला झूल रहा है, ये सभी गति का उदाहरण है। और ग्रह और तारे अपने मार्ग पे घूमते हैं तो ये ब्रह्मांडीय गति है। तो किस प्रकार की गति है, इस बात का भी जिक्र परीक्षाओं में पूछा जाता है। ब्रह्मांडीय गति का उदाहरण है, हम ट्रेन में चल रहे हैं। अब यहाँ 2 तरह की बातें होती है। ट्रेन के डब्बे में हम लोग बैठे हैं, देखिए हम लोग ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है। ट्रेन में एक दूसरा यात्री भी बैठा हुआ है, इस यात्री के सापेक्ष, इस यात्री के रिस्पेक्ट में हम लोग अस्थिर है अर्थात रेस्ट में है। और इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक व्यक्ति है, वो हमें देख रहा है कि हम लोग चल रहे हैं, अर्थात इस व्यक्ति के सापेक्ष हम लोग गति में है, मोशन में है। तो मोशन इस बात पर डिपेंड करेगा, रेस्ट इस बात पर डिपेंड करेगा हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं। तो बात करें इसे रिटर्न फॉर्म में देखें तो किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ बदलाव को ही गति कहते हैं। और मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम ओवर द टाइम। एक बच्चा झूला झूल रहा है, यह सरल गति का एग्जाम्पल है, अर्थात सिंपल मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ए चाइल्ड स्विंग ऑफ ए स्विंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मोशन। और फ्लोइंग रिवर वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मोशन, ये लिक्विड मोशन का एग्जाम्पल है। ग्रह और तारे अपने मार्ग पे घूमते रहते हैं, तो जो ग्रह और तारे हैं ये ब्रह्मांड में है, इसीलिए ब्रह्मांडीय गति अर्थात कॉस्मिक मोशन का एग्जाम्पल है। वही बात अभी जो आपको समझा रहे थे, ट्रेन की स्थिति में, ट्रेन में जो हम बैठे हैं तो दोनों गति है हमारे अंदर, हमारे अंदर मोशन भी है, हमारे अंदर रेस्ट भी है। रेस्ट किसके सापेक्ष, ट्रेन में बैठे दूसरे यात्री के सापेक्ष। मोशन किसके सापेक्ष, तो प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति के सापेक्ष हम मोशन में हैं। आइए देखते हैं गति की प्रकार। गति के कितने प्रकार होते हैं, तो आप देख रहे हैं गति के 8 प्रकार है, जिसमें एक है सरल गति, रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है वक्र रेखीय गति, कर्वीलिनियर मोशन, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, आवर्त गति, ओसिलेटरी मोशन, कंपन गति, वाइब्रेटरी मोशन, परिक्रमण गति, रिवोल्यूशनरी मोशन, और सापेक्ष गति ये है रिलेटिव मोशन। आइए एक एक एग्जाम्पल से सारे को समझते हैं। पहले सरल रेखीय गति क्या होगा, जब कोई चीज सरल रेखा में गति करेगा, सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में जब कुछ गति करे तो इसे कहेंगे सरल रेखीय गति, और इसे इंग्लिश में कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हम लोग तीर चलाते हैं तो बहुत दूरी तक यह जो है एक ही सीधी रेखा में गमन करता है, एक सीधी रेखा में जाता है, तो ये हो गया एग्जाम्पल सरल रेखीय गति का। रॉकेट सीधी दिशा में उड़ता है, और गेंद फेंकते हैं तो सीधी दिशा में फेंकते हैं, ये सब सीधी रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है। वक्र रेखीय की बात करें तो वक्र रेखीय मोशन क्या होगा, जब कोई वस्तु
कर्वपात, कर्वपात क्या होता है? कर्व, ये हुआ कर्व। कर्वपात अर्थात वक्र रेखा में जब कुछ चले तो ये कर्व रेखीय होता है। जैसे ऐसे कब चलते हैं? हम लोग साइकिल चला रहे हैं, मोड़ आ गया, मोड़ आया तो हम लोग ऐसे मोड़ते हैं, कर्व लाइन में घूमते हैं, तो ये हो गया वक्र रेखीय अर्थात कर्वी लीनियर मोशन। एग्जाम्पल हो सकता है कोई बच्चा झूला झूल रहा है, ये झूला है, झूला कैसे जाएगा? ऐसे जाता है, पहले इधर ऊपर जाता है, फिर इधर आता है, पीछे फिर ऊपर जाता है, तो ये है कर्वी लीनियर का, झूला भी है इसका एग्जाम्पल। और पृथ्वी सूर्य ये भी कर रहा है तो थोड़ा सा दूर इसका एग्जाम्पल ले ले, इतना दूर ये कर्व है, या यहाँ से यहाँ तक का एग्जाम्पल ले ले तो ये भी कर्व है। तो एक ही एग्जाम्पल कई में सेट हो सकता है। तो पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में घूमना, हवा में फेंका गया भाला, भाला फेंकते हैं तो सबसे पहले ऐसे ऐसे जाता, दूरी तय करता, फिर नीचे गिरता है, तो ये भी एक कर्व रेखा में आता है। बात करें वृत्तीय गति अर्थात सर्कुलर मोशन का, तो सर्कुलर मोशन क्या होगा? एक वृत्त के चारों ओर घूमने वाला कोई भी चीज, चाहे वो हमारे रूम का फैन हो या फिर एक वृत्ताकार मैदान में चार चक्कर लगा रहा एक व्यक्ति हो, एक खिलाड़ी हो, ये भी क्या होगा? वृत्तीय गति अर्थात सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है, ये भी सर्कुलर मोशन में भी रख सकते हैं। ऐसे तो इसको परिक्रमण और घूर्णन में भी रखेंगे पृथ्वी को, लेकिन ये इसका एग्जाम्पल ये दीर्घ वृत्ताकार है अर्थात वृत्त तो आया ना, सर्कुलर है ना, इक्लिप्स है लेकिन सर्कुलर है, ये क्या है? सर्कुलर मोशन है। और बात करें घूर्णन गति की, तो घूर्णन गति क्या है? जैसे कोई चीज अपने अक्ष पे ही चारों ओर घूम रहा है, जैसे आप है और गोल गोल आप नाच रहे हैं, तो आपका हो गया घूर्णन गति अर्थात रोटेशनल मोशन। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे चारों ओर घूम रही है, अपने अक्ष पे चारों ओर घूम रही है, ये हो गया घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। बात करें आवर्त गति की, तो एक ऐसा गति जिसमें बार बार एक ही चीज को दोहराया जाए, एक ही पद को बार बार दोहराया जाए, ये हो जाएगा आपको कौन सा? तो आवर्त गति अर्थात ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन जब निश्चित समय अंतराल में दोहराई जाए, तो जैसे एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं आप वृत्तीय ये आवर्त गति में कि झूला झूलते हुए बच्चे, वृक्ष की शाखाएं का हिलना, सितार की डोरी का कंपन करना, ढोलक की झिल्ली का हिलना, पेंडुलम का हिलना, घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है ये बार बार इधर और इधर आता है, झूला भी इधर आया फिर इधर गया, तो ये सभी जो है एग्जाम्पल है आवर्त गति के। बात करें वाइब्रेटरी मोशन कंपन गति की, तो मोबाइल का वाइब्रेशन एक बहुत सरल एग्जाम्पल है। बात करें परिक्रमण गति की, रिवोल्यूशनरी मोशन की, तो किसी केंद्र का चारों ओर जब कोई चक्कर लगाएगा तो ये परिक्रमण गति, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं परिक्रमा कर रहा है, परिक्रमा मतलब चारों ओर घूम रहा है, ये होगा रिवोल्यूशनरी मोशन। जिसमें सन जो है ये अर्थ जो है सन के चारों ओर, मून है अर्थ के चारों ओर, सैटेलाइट सभी ग्रह सैटेलाइट जितने भी है ये सभी प्लैनेट के चारों ओर ग्रह करते हैं, तो ये सभी परिक्रमण गति रिवोल्यूशनरी मोशन का एग्जाम्पल होगा। बात करें सापेक्ष मोशन अर्थात रिलेटिव मोशन का, तो सापेक्ष मोशन यही बात एक एग्जाम्पल से बता रहे थे कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन में बैठा दो व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष ये क्या है? अस्थिर है अर्थात रेस्ट में है, और प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति बगल में खड़े व्यक्ति के सापेक्ष ये मोशन में है, तो यही क्या कहलाता? सापेक्ष गति कहलाता है। आइए इन सभी चीज़ों को हम लोग रिटेन फॉर्म में एक बार शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं एग्जाम्पल सहित, और एग्जाम्पल से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। आप देखेंगे जो 40 MCQ का सेट लगाएंगे वहाँ इन्हीं सभी प्रश्नों को आपको हल करना है, इसीलिए आप इसे बहुत ध्यान से अच्छे से समझते चलिए, वहाँ आप क्वेश्चन लगाइएगा। आइए सरल रेखीय गति की बात करें, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इस बात को ध्यान रखेंगे, कहाँ? तो स्ट्रेट लाइन में जब मूव करेगा तो ये कहलाता है रेक्टिलिनियर। कहाँ करेगा? तो सीधी रेखा में जब चलेगा तो सरल रेखीय गति। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कार का स्ट्रेट लाइन में मूविंग करना, हॉकी जब आप हॉकी की सीधी स्लाइड करते हैं, फर्श पर खिसकती हुई पुस्तक हो सकता है, रॉकेट का सीधी उड़ान हो सकता है, तीर का लक्ष्य हो सकता है, ये सभी सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल है। बात करें वक्र रेखीय कर्वीलिनियर मोशन का, तो ये वक्र में जब वक्र पथ में, वक्र पथ तो देख लिया आप क्या होता है, ये वक्र पथ है, ये वक्र पथ है। वक्र पथ में जब अर्थात कर्व लाइन में जब कर्व्ड पाथ पर जब कोई ऑब्जेक्ट चले तो इसको क्या कहते हैं? कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं, वक्र रेखीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है, झूला झूलता हुआ बच्चा,
गोल घेरे में घूमती गेंद, मोड़ पर घूमती साइकिल, पृथ्वी का सूरज की कक्षा में घूमना, हवा में फेंका गया भाला अर्थात जेवलिन फ्लोइंग एक कर्व्ड पाथ, ये सभी के सभी जो है वक्र रेखीय गति कर्विलीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। बात करें वृत्तीय गति की, सर्कुलर मोशन की, तो वृत्तीय पथ अर्थात वृत्ताकार पथ में, चाहे वो दीर्घ वृत्ताकार हो कि लघु वृत्ताकार हो, इससे मतलब नहीं है वो लॉन्ग सर्कुलर हो या शॉर्ट सर्कुलर हो, लेकिन वृत्तीय पथ होता है। इसमें जब कोई वस्तु चलती है तो इसे कहते हैं वृत्तीय गति। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ कैसा होना चाहिए? सर्कुलर होना चाहिए। इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल, पृथ्वी की सूरज की परिक्रमा, पंखे की ब्लेड का घूमना, खेल में गोल घेरे में गेंद, ग्रहों की कक्षा में घूमना, घूमते हुए झूले में लोग, ये सभी। एक झूला देखे होंगे जो चारों ओर घूमता है, बीच में कील लगा रहता, चारों ओर घूमता है, चारों ओर जब घूमता है तो ये सभी घूमते झूले भी वृत्तीय गति का एग्जाम्पल है। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, इसका एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे कि पूछा जाएगा लट्टू का घूमना, ए स्पिनिंग टॉप एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? 4 ऑप्शन होगा, घूर्णन गति, आवर्त गति, परिक्रमण गति, वृत्तीय गति, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। तो आपको वहाँ सिलेक्ट करना है सही ऑप्शन, इसीलिए इसे ध्यान से शुरू से अंत तक देखते चलिए। तो घूर्णन गति है अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमेगा, अपने ही अक्ष, यहाँ इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, अपने ही अक्ष के चारों ओर जब घूमेगा अर्थात एन ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमना, ये रोटेशनल मोशन कहलाएगा। एग्जाम्पल, लट्टू, घूमती हुई क्रिकेट बॉल, घूमता हुआ पंखा, पृथ्वी की दूरी पर घूमना, दरवाजे के कुंडे पर घूमना, ये सभी जो है घूर्णन गति रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये देख सकते हैं स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, रोटेटिंग फैन, अर्थ स्पिनिंग और क्या है, डोर रोटेटिंग ऑन हिंगेस, ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल है। बात करें ऑसिलेटरी मोशन अर्थात आवर्त गति की, तो आवर्त गति में क्या होगा, एक कीवर्ड है जब एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाए, अर्थात झूला झूलते हैं, बार बार आगे पीछे होते हैं झूला में, झूला पे बैठा हुआ आदमी कभी यहाँ आएगा कभी यहाँ आएगा, तो बार बार आगे पीछे होता, बार बार दोहराया जाता है। पेंडुलम देखे होंगे, घड़ी का जो पेंडुलम होता है ये भी बार बार आगे पीछे हो रहा होता है। तो ये सभी जो है ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल, झूला झूलते हुए बच्चे, वृक्ष का शाखा अर्थात ऊपर जाता नीचे आता है, सितार की डोरियाँ, ढोलक की झिल्ली, पेंडुलम का झूलना, स्विंग चाइल्ड, ट्री ब्रांचेस स्विंग, और स्ट्रिंग ऑफ ए सितार वाइब्रेटिंग, ड्रम मेम्ब्रेन वाइब्रेटिंग, पेंडुलम स्विंग, ये सभी जो है एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन का। कंपन गति, वाइब्रेटरी मोशन क्या है? वस्तुएं जब छोटे और तेज दोहराव में गति करती है तो उसे कंपन गति कहते हैं। छोटा लेकिन तेज गति से दोहराव करेगा। एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझेंगे। मोबाइल का वाइब्रेशन जो है ये वाइब्रेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। साउंड वेव्स फ्रॉम द माइक्रोफोन में जो साउंड वेव है, सितार जो होता है जो वाद्य यंत्र है, सितार का स्ट्रिंग का, बेल वाइब्रेटिंग, ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, यू आकार का, आप देखे होंगे गाड़ी के आगे लगा होता है, बार बार ऊपर नीचे होते रहता है, वाइब्रेट करता है। ये सभी वाइब्रेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। रिवोल्यूशनरी मोशन की बात करें तो वस्तु जब किसी केंद्र के चारों ओर घूमती है तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड ए फिक्स्ड सेंटर, कोई एक सेंटर फिक्स हो और उसके चारों ओर जब घूमे तो इट इज कॉल्ड रिवोल्यूशनरी मोशन। पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना, तो सूरज है केंद्र में और चारों ओर पृथ्वी घूम रहा है। फिर ग्रहों का परिक्रमा, ग्रह मान लेते बीच में है, चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा कर रहा है, तो ये भी। और इलेक्ट्रॉन का नाभिक बीच में होता है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक ये अपने इलेक्ट्रॉन, ये जो परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर घूमता है इलेक्ट्रॉन, ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो परिक्रमण गति का एग्जाम्पल है। उपग्रह पृथ्वी का परिक्रमा करता है, अर्थात सैटेलाइट और ऑर्बिटिंग अर्थ, ये सभी जो एग्जाम्पल है रिवोल्यूशनरी मोशन अर्थात परिक्रमण गति का एग्जाम्पल है। सापेक्ष गति क्या होता है, तो एन ऑब्जेक्ट में अपीयर स्टेशनरी, कोई एक वस्तु स्टेशनरी अपीयर होगा, महसूस होगा, और दूसरा क्या होगा, ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर को बट किसी दूसरे ऑब्जर्वर को मूविंग दिखेगा। यही एग्जाम्पल बार बार दे रहे हैं।
ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए ट्रेन अस्थिर है और बाहर खड़े व्यक्ति के लिए गतिमान है। बस में बैठा बच्चा दूसरे बच्चे के लिए अस्थिर है, वही बच्चा दुकानदार के लिए गतिमान है। हवाई जहाज यात्रियों को अस्थिर पर जमीन पर व्यक्ति को गतिमान दिखता है। ये सभी एग्जाम्पल है सापेक्ष अर्थात रिलेटिव मोशन का। नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा अर्थात किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या होगा, डिस्टेंस तय होगा। कैसे होगा, तो एक निश्चित समय में टोटल लेंथ जो भी कवर्ड किया जाएगा, डिस्टेंस इज ए टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए फिक्स टाइम, ये क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। अर्थात कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डिस्टेंस कवर्ड करेगा। और डिस्टेंस कवर्ड हो सकता है कि ये सीधी रेखा में चले, हो सकता है घूम घूम के जाए, हो सकता है और ज़्यादा घूम जाए, और ज़्यादा घूम जाए, किसी पॉइंट पे पहुंच जाए। ये सभी क्या होगा, डिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि ये इस वस्तु द्वारा एक टाइम लिया गया और एक पाथ को कवर किया गया। टाइम और पाथ को कवर करने की जो सेंस है, यही इसके बारे में बताता है कि ये डिस्टेंस है। बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो सिंपल भाषा में समझिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ये घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के इस जगह पे पहुँच जाता है, तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये स्ट्रेट लाइन में कवर्ड होगा। यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जहाँ अब उनकी स्थिति है, और ये जितना किलोमीटर होगा, जितना दूर होगा, यही इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, यही इसका विस्थापन कहलाएगा। इसे एस से सूचित करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा। और दूरी, और इसी ऑब्जेक्ट के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए आप डिस्टेंस भी और ये दोनों देख सकते हैं। डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से ऐसे 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 मापते मापते आएंगे, ऐसे मापते आएंगे, और यहाँ तक में जितना किलोमीटर होगा इसके बारे में बता देंगे। ये इन्होंने सपोज करते 15 किलोमीटर चला, तो बताइए क्या डिस्टेंस बड़ा या डिस्प्लेसमेंट बड़ा, तो हमेशा डिस्टेंस जो होगा बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये छोटा होगा। अर्थात डिस्टेंस डी जो है, डी बड़ा होगा, और किससे, एस से, डी बड़ा होगा एस से। और कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होगा, कोई वस्तु है यहाँ से यहाँ तक चला है। अब बताइए डी और एस में क्या रिलेशन है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट अर्थात इक्वल है। तो या तो इक्वल होगा या दोनों इक्वल होगा, या डिस्टेंस बड़ा होगा, दूरी बड़ा होगा। ये दो कंडीशन ही हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब देखिए, ये जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन बात करें डिस्प्लेसमेंट का, ये पॉजिटिव नहीं होगा। ये जैसे कि कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति है, यहाँ से चला, ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और फिर यहीं पे पहुँच गया। इसमें डिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा डिस्टेंस। क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं, जीरो। जहां था वहीं पहुंच गया, अर्थात क्या दूरी तय, इसका सीधी रेखा खींचे तो कुछ नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। इसमें डिस्टेंस होगा 2, 5, 10, 15, 20, 25 कुछ किलोमीटर तो होगा ही। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अर्थात दूरी जो है ये धनात्मक होगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में समय बढ़ने पर जितने भी गतिमान वस्तु है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट वो बढ़ेगा, ठीक है। और इसका मात्रक, दोनों का मात्रक एम होता है, अर्थात मीटर होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसे कैसे मापते हैं, तो रूलर से मापते हैं दूरी को, रूलर से इसे हमें हमेशा रूलर से मापेंगे, ठीक है। और ये सदिश और अदिश की बात करें, कौन सदिश है और कौन अदिश है, इंग्लिश में स्केलर और वेक्टर। तो जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, दिशा भी हो अर्थात डायरेक्शन हो, और परिमाण अर्थात उसमें परिमाण को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड हो। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो तो ये सदिश होगा अर्थात वेक्टर होगा, सदिश होगा अर्थात वेक्टर होगा। और जिसमें केवल और केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, इससे क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे अर्थात अदिश बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। तो अदिश और सदिश समझ गए। जिसमें दोनों हो, सदिश अर्थात जिसमें दिशा भी हो, अदिश जिसमें दिशा न हो, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड हो। तो कौन सा, तो सदिश जो है विस्थापन सदिश राशि है, और
दूरी जो है अदिश राशि है, दूरी में दिशा नहीं है। देख रहे हैं कि कोई दिशा है, बिल्कुल भी कोई दिशा नहीं है, जिग जैग वे में चला है, इसीलिए दूरी है। और हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका एक निश्चित दिशा होगा, अर्थात विस्थापन में एक निश्चित दिशा होगा। आइए इसको हम लोग और डिटेल फॉर्म में देखें। दूरी क्या है? डिस्टेंस इज अ टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के द्वारा निश्चित समय में तय किया गया जो पाथ की लंबाई है, पथ की लंबाई है, उसे दूरी कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव होता है। समय बढ़ रहा है अर्थात दूरी भी बढ़ेगा। मात्रक एम होता है, अर्थात मीटर होता है। और स्केल्ड मैप में दूरी मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? रूलर का प्रयोग करेंगे। यह अदिश राशि है दूरी, यानी इसमें केवल परिमाण होता है, मात्रा होती है, दिशा नहीं होती, इसीलिए अदिश अर्थात स्केलर है। और चलती हुई वस्तु दूरी और समय बीच ग्राफ जो होगा, मान लेते हैं ये ग्राफ बनाएं, ध्यान से देखिए, ये दूरी को दिखा रहा है। ये वाला जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस दूरी को दिखा रहा है, वाई एक्सिस जो है समय को दिखा रहा है। समय जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समय हुआ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, तो दूरी भी बढ़ेगा। तो 1 घंटा में 1 किलोमीटर, 2 घंटा में 2 किलोमीटर, सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। 3 घंटा में 3, 4 घंटा में 4, तो क्या होगा? चलती हुई वस्तु के लिए दूरी समय के बीच का ग्राफ हमेशा धनात्मक होता है। यह धनात्मक ग्राफ होगा, एक सीधी रेखा में चलेगा। ओडोमीटर क्या होता है? तो वाहन की दूरी मापने के लिए जिस उपकरण का, जिस यंत्र का, इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, इसे ओडोमीटर कहते हैं। और एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होगा? तो स्पीडोमीटर होगा स्पीड काउंट करने के लिए। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर डिस्टेंस काउंट करने के लिए। दूरी बढ़ने से गति क्या होगा? दूरी बढ़ने से स्पीड की गणना की जा सकती है। और किसी वित्तीय पथ अर्थात सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस क्या होगा? टोटल पाथ का लेंथ, और यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर उस पॉइंट पे आ जाए तब भी वो दूरी हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता है। कोई गया, वही बात बता रहे थे, गया घूम फिर के उसी पे आ गया, तो यहाँ दूरी हो जाएगा। ये धनात्मक होता है, ये दूरी हो जाएगा। लेकिन यहीं पे विस्थापन पूछे तो 0 होगा, क्योंकि सेम पथ पे आ गया, सेम पॉइंट पे आ गया। बात करें एक मैथ के सवाल का, तो जैसे कि एक कार ए शहर से बी शहर के लिए 10 किलोमीटर जाती है, फिर बी से सी जाती है। कोई ए शहर है, ए नाम का शहर है, यहाँ से कितना 10 किलोमीटर गया, बी शहर पहुंचा, फिर बी से सी तक 15 किलोमीटर, बी से सी तक जो है 15 किलोमीटर गया, और अंत में सी से वापस ए पे आ गया। अब जिस रास्ते से आया वह रास्ता जो है शॉर्टकट है, और उससे उसको लगा टोटल, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 20 किलोमीटर ही लगा। कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता था, उसे 20 किलोमीटर ही लगा। अब उसका टोटल जो है कुल तय की गई टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, तो इसे देखेंगे, सबको जोड़ेंगे। 10 जोड़ 15 जोड़ 20 कितना हो गया? ये 25 और 20 45। तो इसका सही आंसर हो गया 45 किलोमीटर। और यहीं पे आपको साथ साथ बताते चले, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0, क्योंकि सेम जगह पे चला था, उसी जगह पहुंचा, विस्थापन 0 हो गया, दूरी हो गया 45 किलोमीटर। इसका सही आंसर है। आगे देखें, विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो किसी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु से क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अर्थात प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी रेखा को विस्थापन कहते हैं। अर्थात इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट होगा, किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन ही क्या कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन उस वस्तु का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यहाँ देखेंगे स्ट्रेट लाइन किसके बीच? इनिशियल और फाइनल पॉइंट। कोई इनिशियल अर्थात कहाँ से शुरू किया है और कहाँ पहुँचा है। यहाँ शुरू किया, ऐसे चला और यहाँ पहुँच गया है। इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, अर्थात स्ट्रेट लाइन जो भी होगा दो वस्तुओं के बीच, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन होगा, यही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। यह वेक्टर है, अर्थात इसमें दिशा होती है। एक सीधी रेखा में चल रहा है, इसीलिए इसमें दिशा निश्चित है। जो जिग जैग वे में टेढ़ी रेखा में चले, उसमें कोई दिशा नहीं होगा। जो एक सीधी रेखा में चलेगा उसमें दिशा होगा। ये दिशा है, इसीलिए सदिश अर्थात वेक्टर क्वांटिटी है। ये विस्थापन में केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति मायने रखती है, यात्रा की लंबाई नहीं। कितना दूरी किधर किधर गया ये कुछ भी मायने नहीं रखेगा। इसमें बस फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही इसमें काउंट होगा।
इसके यूनिट की बात करें तो मीटर इसका यूनिट होता है, और मैग्नीट्यूड मान जो है इसका कभी दूरी से अधिक नहीं होगा। कभी भी हम अभी पिछले स्लाइड में देख रहे थे डी और एस के बीच क्या रिलेशन होगा, तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या बराबर हो सकता है। कभी डिस्प्लेसमेंट जो है ये डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। सीधी रेखा में यात्रा करने पर दूरी और विस्थापन समान हो सकते हैं। एक सीधी रेखा क्या बताए कि एक सीधी रेखा, ऐसे ये सीधी रेखा मान लेते हैं, यहाँ डी कितना है और एस कितना है, तो दोनों इक्वल, अर्थात डी इक्वल टू एस, डी एस के बराबर है, इसे समझ सकते हैं। दिशा यहाँ महत्वपूर्ण होगा, किसके लिए, विस्थापन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई दिशा इसमें लगेगा। आगे देखें उदाहरण क्या है डिस्प्लेसमेंट का, तो एक कार है वो ए शहर से बी शहर की ओर जा रहा है। मान लेते ए है, ए शहर से बी शहर की ओर 10 किलोमीटर गया, ये बी पहुंचा, फिर बी से सी शहर की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बी से सी के लिए 15 किलोमीटर गया, और अंत में सी ए पे लौट आया। फिर वही सवाल है, ए पे लौट आया है और 20 किलोमीटर इस बार दूरी तय करना पड़ा, 20 किलोमीटर दूरी तय किया। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, हम लोग पिछले स्लाइड में देखे 45 था, विस्थापन कितना हुआ, तो 0 हो गया, तो इसका आंसर 0 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक व्यक्ति 0 किलोमीटर सीधे सड़क पर 5 किलोमीटर आगे आता है, जहां 0 लिखा है, उसके घर के पास एक बोर्ड लगा है उस पर 0 किलोमीटर लिखा है। सपोज करते हैं किसी जगह का नाम होता है, एक्स नाम का गांव है, उस गांव में लिखा है उस बोर्ड पे 0 किलोमीटर, एक्स गांव 0 किलोमीटर, अर्थात उस गांव में लगा है। अब सड़क पे 5 किलोमीटर आगे बढ़ा, ये 5 किलोमीटर आगे बढ़ा, फिर 2 किलोमीटर पीछे लौट आया, ये 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पीछे लौट आया, 2 किलोमीटर पीछे लौटा। अब बताइए टोटल कितना डिस्टेंस तय किया, तो ये हो गया 5 गया था, 2 पीछे लौटा, तो टोटल 7 डिस्टेंस तय किया, 7 किलोमीटर। और यही विस्थापन की बात करें तो जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है इसके बीच की दूरी, अर्थात ये कितना, ये 0 से लेकर के 5 तक गया और 2 रिटर्न आ गया, तो ये 3 किलोमीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो घुमा करके किसी तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है आपको परीक्षाओं में, तो इसे ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है यह। देखिए ये सवाल आपको दोनों में काम आएगा, रीजनिंग में, साइंस में, मैथ में, हर जगह काम आएगा। देखिए एक बच्चा खेल के मैदान में 30 मीटर उत्तर, मान लेते ऊपर उत्तर है, ये 30 मीटर गया, और फिर 40 मीटर पूरब, ये मान लेते ये है 40 मीटर पूरब गया। अब कह रहा है कि उसका दूरी क्या होगा, तो 30 और 40, अब कितना दूरी तय कर लिया, 70 किलोमीटर हो गया दूरी। अब कह रहा है विस्थापन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी लाइन को क्या बोलते हैं, सीधी लाइन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, अर्थात एस। एस क्या होगा, तो अब देखिए सीधी रेखा में गया, यहाँ कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना। अब ये क्या हो गया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय अर्थात 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, हाइपोटेन्यूस, इसे शॉर्ट फॉर्म में एच बोलेंगे। और जो सबसे छोटी भुजा है ये बी होता है, बेस होता है, बी स्मॉल में बी, और परपेंडिकुलर अर्थात सीधी खड़ी रेखा परपेंडिकुलर होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय का, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्क्वायर को पावर 2 को इधर भेजेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात पी का वैल्यू कितना आपके पास 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी कितना है तो 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट अंडर में आएगा ये 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, 30 का स्क्वायर तो 900, रूट अंडर में आएगा, और 1600 और 900 मिला के कितना हो गया 2500, और 2500 का वर्गमूल जो है 25 का 5 और 00 का 1 जीरो, अर्थात 50 किलोमीटर जो है इसका सही आंसर हो गया। ये सवाल आपको दोनों जगह काम करेगा, कहाँ, मैथ में, रीजनिंग में, फिजिक्स में, सभी जगह काम करेगा। इसका सही आंसर डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो 50 किलोमीटर इसका सही जवाब है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, यहाँ जो है हिंदी में, इंग्लिश में लिखा गया, ऊपर हिंदी में था। देखते हैं अगला प्रश्न आगे है। अगला जो पॉइंट है हमारा सब टॉपिक है, ये है यूनिफॉर्म। नाम से ही स्पष्ट है, यूनिफॉर्म अर्थात एक समान, अर्थात एसटीडी अर्थात एक समान चाल किसे कहेंगे, अर्थात
एक ऐसा मोशन, एक ऐसी गति जो हर एक घंटे, हर एक मिनट, हर एक सेकेंड, चाहे जो भी आप यूनिट लेते हैं टाइम का, उसमें समान हो। मान लेते हैं हम लोग लेते हैं आवर, घंटा का लेते हैं, घंटा का पहले घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर, तीसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर। जब कोई इस तरह से चल रहा है, इसे बोलेंगे एक समान अर्थात यूनिफॉर्म मोशन अर्थात एसटीडी स्पीड बोलेंगे। और इसके अपोजिट एक और वर्ड होगा, अगले स्लाइड में होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अर्थात पहले घंटे में 10, अगले में 20, फिर अगले में 30, फिर अगले में 5। तो अलग अलग तरह का मोशन, असमान मोशन है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत इजी है, आइए इसे रिटन फॉर्म में देखें। तो एक एग्जाम्पल लीजिए, सोचिए कि आप एक लंबी खाली सड़क पे चल रहे हैं और आप अपने पैडल मारने की स्पीड बिल्कुल फिक्स कर ली है, न ज़्यादा तेज मार रहे हैं न ज़्यादा धीमा मार रहे हैं साइकिल पर, और हर सेकंड हर मिनट बराबर दूरी तय कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या कहलाएगा, एक समान गति। अर्थात उदाहरण के लिए पहले मिनट में 100 मीटर, दूसरे एक मिनट में भी 100 मीटर, तीसरे एक मिनट में भी 100 मीटर। और अर्थात आपका चाल जो है, स्पीड है, हमेशा स्थिर है, और इसे भी बोलते हैं एक समान गति अर्थात एसटीडी मोशन। अब इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ ऐसे हम लोग बनाते हैं। देखिए, एक घंटे में 1 किलोमीटर, अगले एक घंटे में 1 किलोमीटर और बढ़ा है, अगला घंटा 1 बढ़ा है, किलोमीटर भी 1 बढ़ा है। तो इस तरह से जो ये ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये कैसा है, एक लकीर है, सीधी लकीर है। ये देख रहे हैं, ये जो है लकीर है, ये सीधी लकीर है, और सीधी लकीर है जो एक ही कोण पर ऊपर की ओर जा रहा है। कोण एक ही है, एक ही कोण पर 45 डिग्री पर ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसी को परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि एक समान गति अर्थात यूनिफॉर्म मोशन में कैसा ग्राफ बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन राइजिंग एट द सेम एंगल, ये इसका ऑप्शन होगा। आपको जो एमसीक्यू कराएंगे वहाँ भी ये आपको जवाब देना है। बात करें नॉन यूनिफॉर्म अर्थात असमान गति अर्थात चेंजिंग स्पीड की, तो क्या बताए, हर एक समय में अलग अलग, हम लोग पिछले स्लाइड में बात कर चुके हैं, अलग अलग तरह का दूरी तय हो। तो ये हो, कभी 5 हो, कभी 10 हो, कभी 2 हो, कभी 3 हो, अलग अलग है। अलग अलग समय में, अलग अलग घंटे में, अलग अलग सेकेंड मिनट में अलग अलग दूरी तय हो रही है। इसे बोलेंगे चेंजिंग स्पीड, असमान गति अर्थात नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए इसे देखते हैं। सोचिए जरा कि आप क्या कर रहे हैं, साइकिल को भीड़ भाड़ वाली गली में चला रहे हैं, तो आपको हर पल अपनी स्पीड तो बदलनी पड़ेगी। किसी को देखकर ब्रेक लगा रहे हैं, स्पीड कम हो जा रही है, खाली जगह मिल रहा है, तेज पेडल मार रहे हैं, स्पीड बढ़ जा रही है। परिणाम क्या निकल रहा है, गति त्वरित हो रहा है। हम लोग जो कल के टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास के टॉपिक में हम लोग देखेंगे विस्थापन, और इसी से बनता है वेग, वेग से बनता है त्वरण। अब इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट, वेग को वेलोसिटी, और इसे एक्सेलरेशन, अर्थात एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। विस्थापन को समय से भागा देंगे वेग, और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। अर्थात जब विस्थापन सदिश है तो इससे बने सभी राशि भी सदिश होगा, अर्थात विस्थापन, वेग, त्वरण सभी सदिश है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसे कवर करेंगे। बात करें, एक टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार लाइन होगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो बताइए, पहले घंटे में आप तय किए हैं 1 किलोमीटर, अगले में किए हैं 5 किलोमीटर। अब गया कहाँ पे आपका लाइन, यहाँ गया, पहले यहाँ शुरू किए, फिर इधर गया, फिर अगले मीटर में आप तय किए हैं 25 किलोमीटर, और इधर चला गया ग्राफ। अब टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ जा रहा है, कभी नीचे भी आएगा, कभी आप कम भी कर रहे हैं, 3 किलोमीटर भी चल रहे हैं, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो आपका जो ग्राफ है, टेढ़ा मेढ़ा कर्व लाइन है, विगली लाइन है, गोइंग अप एंड डाउन, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो कर्व लाइन नहीं, ये क्या है, घुमावदार लाइन बन रहा है, आपका कर्व लाइन बन रहा है। कब, जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन और समान गति से चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चाल और गति। अंतर क्या होता है चाल और गति में? गति क्या है आपने समझा है, चाल क्या है? देखिए, गति होता है कि आप अस्थिर नहीं है, समय के साथ आपका स्थिति बदल रहा है, आप हिल डोल रहे हैं, आप वाइब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप एक ही जगह पे अपने शरीर को हिला रहे, तो ये भी एक तरह का मोशन ही है। लेकिन बात करें स्पीड की, तो स्पीड में क्या होगा, स्पीड होता क्या है, इसे बोलते हैं एक इकाई समय में तय की गई दूरी एक निश्चित
एक इकाई समय में तय की गई दूरी जो होगा ये स्पीड होगा। अर्थात इसका एग्जाम्पल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन आप मोशन में आप कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि मोशन का यूनिट क्या है। अर्थात मोशन कई तरह के हो सकते हैं, आगे पीछे होना, अपने अक्ष पे घूमना, अपने आप को हिलाना, वाइब्रेट करना, ये सभी मोशन के एग्जाम्पल है। आइए इसे देख लेते हैं क्या है, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो स्पीड यह बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है, और मोशन बताती है कि समय के साथ अपना जगह बदल रहा है या नहीं। और इसका मेजरमेंट दूरी बट्टे समय होता है, और इसका मेजरमेंट अवस्था परिवर्तन अर्थात चलना या हिलना से कर सकते हैं। यह स्केलर क्वांटिटी है, यह एक समान शब्द है, स्केलर और वेक्टर में से नहीं बांट सकते हैं। एग्जाम्पल 60 किलोमीटर पर आवर, बस का चलना, ये मोशन का है। समझ गए होंगे। देखते हैं चाल। चाल क्या है, तो आपको बता रहे थे कि अगले टॉपिक में हम लोग चाल और वेग दोनों देखेंगे। उससे पहले हम लोग आज चाल देख ले, स्पीड देख ले। तो स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जो डिस्टेंस होगा, कवर्ड होगा कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का, जो डिस्टेंस कवर्ड होगा यूनिट टाइम में, इसे भी ध्यान रखेंगे। एक यूनिट टाइम होगा, और यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ये इसका क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। अर्थात कि किसी वस्तु का इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, उसका चाल कहलाता है। इकाई समय यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ कवर्ड किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। चाल का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है चाल, तय की गई कुल दूरी और लगा कुल समय, ये हो गया चाल। दूरी बट्टे समय, ये चाल हो गया। और दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक मीटर। एसआई मात्रक की बात करें, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, तो चाल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, यहीं से बनता है। चाल का एसआई यूनिट, स्पीड का एसआई यूनिट अर्थात एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। कहाँ से आता है, तो यहीं से बनता है। कोई भी यूनिट अपने फॉर्मूला से ही बनता है। तो आप समझ गए। अब बताइए कि ये वेक्टर है या स्केलर है, अर्थात स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर आप बताएंगे ये अदिश है या सदिश है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी फटाफट, अदिश है या सदिश है। चलिए अब हम लोग पॉज करके, आप उम्मीद कर रहे हैं पॉज करके आप आंसर दे दिए होंगे। अब हम लोग इसे देखते हैं। सबसे पहले चाल क्या है, इसको समझने के लिए चाल किस पे डिपेंड करता है, दूरी पे। चाल का फॉर्मूला किस पे डिपेंड है, दूरी पे। दूरी क्या है, दूरी खुद अदिश है, दूरी खुद स्केलर है। तो इससे बनने वाला जो भी होगा वो स्केलर होगा। तो चाल क्या है, स्केलर है अर्थात अदिश राशि है। चाल स्केलर है अर्थात अदिश राशि है, इसे ध्यान रखेंगे, अदिश राशि है चाल। बात करें क्या ये इसका तो आप यूनिट देख लिए। बात करें ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो जिस तरह से दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है, उसी तरह से चाल जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा धनात्मक होगा। इसको बार बार हम लोग क्यों संदर्भ में ला रहे हैं, क्योंकि अब बताइए दो चीज देखिए क्या होता है, दूरी बट्टे समय क्या मिलता है, इससे चाल मिलता है। उसी तरह से विस्थापन बट्टे समय, हम लोग कल देखेंगे इस टॉपिक को, विस्थापन बट्टे समय से क्या मिलता है, विस्थापन में समय से भाग देने से क्या मिलता है, वेग मिलता है। अब बताइए कि दूरी क्या धनात्मक हो सकता है, बिल्कुल दूरी धनात्मक ही होता है। और विस्थापन शून्य हो सकता है, बिल्कुल शून्य हो सकता है विस्थापन। जब विस्थापन शून्य हो सकता है तो वेग भी जो है शून्य होगा, और जब दूरी धनात्मक होगा तो चाल भी धनात्मक होगा। तो इस आधार पे आप एक एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। देख लेते हैं इसको और डिटेल से। तो किसी गतिमान वस्तु अर्थात किसी वस्तु के लिए यूनिट टाइम में जो पाथ कवर्ड किया जाता है, डिस्टेंस कवर्ड किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, तो दूरी बट्टे समय अर्थात एस बट्टे टी, दूरी को एस में, समय को टी में, डिस्टेंस बाय टाइम। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, और मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा ये है एसआई यूनिट, इसे ध्यान रखेंगे। वस्तु की चाल क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं हो सकता है। उसी तरह से वेलोसिटी जो हो, वेग जो है ये शून्य हो सकता है। चाल के प्रकार की बात करें तो चाल कितने प्रकार का होता है, तो चाल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन चाल, इस चीज को एक बार देख लीजिए। एक समान चाल,
पहला है एक समान चाल, दूसरा है असमान चाल, असमान चाल, असमान चाल, तीसरा है औसत चाल, औसत चाल, और चौथा है तात्क्षणिक चाल अर्थात तत्कालिक चाल, तात्क्षणिक चाल अर्थात इंग्लिश में देख लेंगे। ये है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हो गया। और ये है तात्क्षणिक चाल जो है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ये स्पीड है, इसे ध्यान रखेंगे। ये चार तरह की चाल है। अब बात करते बारी बारी ये होता क्या है। तो एक समान, जब कोई समान समय में समान दूरी तय करे, समय भी समान लगा है, दूरी भी समान है, तो एक समान चाल है। जब कोई वस्तु असमान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो असमान चाल होगा। अर्थात एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। एवरेज चाल, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज चाल क्या होगा, औसत चाल क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस को जब टोटल टाइम से भाग दे दिया जाए तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगा। और इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होगा ये क्या होगा, तो स्पीड एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसे किससे से नापते हैं, स्पीडोमीटर से मापते हैं। आइए इसे और डिटेल से देख लें। चाल क्या होता है, चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या है, एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। ये दो वर्ड याद रखेंगे, इक्वल डिस्टेंस भी और इक्वल इंटरवल भी, इंटरवल ऑफ टाइम भी, ये कहलाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। बात करें अनइक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल इंटरवल, इन इक्वल इंटरवल नहीं, अनइक्वल इंटरवल, समान समय भी हो सकता है, इक्वल इंटरवल भी हो सकता है, लेकिन ये अनइक्वल डिस्टेंस तय करे इस स्पीड को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस को या टोटल टाइम से भाग देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। एग्जाम्पल कि कोई कार है 100 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय कर रही है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो 100 को 2 से भागा देते हैं तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका एवरेज स्पीड हो गया। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड अर्थात तात्क्षणिक चाल क्या है, तो इसे ध्यान रखेंगे, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो स्पीड होगा वही कहलाएगा क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड अर्थात तात्क्षणिक चाल कहलाएगा। और इसे किस चीज से मापते हैं, स्पीडोमीटर से मापते हैं। आगे देखें, इस तरह से दोस्तों हम लोग का जो है लगभग 47 मिनट में पूरा लेक्चर कवर किए हैं। 47 मिनट लगभग लगा है, पूरा लेक्चर कवर हुआ है। अब टोटल 40 MCQ है, इसे जरूर लगाएंगे। इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों इसके साथ ही आपका कितना स्कोर आ रहा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो यदि आप एक साथ बना पा रहे हैं तो बना लीजिए, नहीं बना पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर इसका आंसर देखिए। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट पोजीशन विद द रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट ओवर द टाइम इट इज सेड टू बी इन। जब कोई वस्तु किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है, जब स्थिति नहीं बदलती है तो क्या हो जाएगा, विराम में। जब स्थिति बदले तो मोशन में। गति और विराम सापेक्ष है, इसका क्या अर्थ होता है, व्हाट डज द स्टेटमेंट मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव मीन। इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग हम लोग बार बार ट्रेन का हम लोग उदाहरण दे के समझ रहे थे, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट में बी इन मोशन फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट रेस्ट फॉर अनदर। दूसरे के लिए वही वस्तु मोशन में दिखेगा और किसी के लिए ये रेस्ट में दिखेगा। एग्जाम्पल है, ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति एक दूसरे को रेस्ट में पाएगा और प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति ट्रेन में बैठे व्यक्ति को मोशन में पाएगा। तो यही सापेक्ष है, अर्थात मोशन और रेस्ट रिलेटिव है, एक दूसरे के सापेक्ष इसे काउंट किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ ए एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, वास्तविक पाथ कहलाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कोई एक निश्चित डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अर्थात दूरी हो जाएगा, दूरी हो गया।
और यहाँ पे फिर आ गया स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा किसके बीच, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला, एक वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमकर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो देखिए यही सब प्रश्न है, आप यदि रिवीजन नहीं करके जाते हैं तो यहाँ आप फंस सकते हैं। एक वस्तु है, ये वृत्तीय पथ पे यहाँ से चलना प्रारंभ किया और फिर लौट करके यहीं आ गया। क्या इसने दूरी तय किया, तो यस इसने डिस्टेंस कवर किया। क्या इसने इसका डिस्प्लेसमेंट है, कुछ वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल नहीं है। अर्थात जब प्रारंभिक बिंदु से चला और जिस बिंदु से चला उसी पे वृत्ताकार पथ में सर्कुलर पाथ में रिटर्न होके आ गया तो इसे क्या बोलेंगे, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये यदि आपसे डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस क्या होगा, ऑप्शन बताइएगा डिस्टेंस का, इसके लिए ऑप्शन ए होगा। अर्थात वृत्त की परिधि के बराबर इक्वल टू सरकमफ्रेंस के बराबर क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन सी 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न, यही हम लोग बार बार समझ रहे थे, दूरी अर्थात डी और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन एस में सही रिलेशन क्या है, तो आप बताइए जल्दी से, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। डिस्टेंस हमेशा या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा जो बड़ा होगा या बराबर होगा, डिस्टेंस दूरी बड़ा होगा या बराबर होगा विस्थापन से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, वाहन में ओडोमीटर का क्या मापता है, क्या काम है, तो चाल बिल्कुल नहीं, स्पीडोमीटर होता है इसका। त्वरण बिल्कुल भी नहीं, त्वरण नहीं मापता है। कुल दूरी, तात्क्षणिक चाल, ये स्पीडोमीटर मापता है। तो इसका सही आंसर हो गया कुल दूरी, अर्थात टोटल डिस्टेंस जो है कितना कवर्ड हुआ है। आप देखे होंगे बाइक में, 4 व्हीलर में लगा होता है, टोटल कितना डिस्टेंस तय किया है, वही यंत्र है ओडोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न है, सीधी सड़क पर अस्थिर चाल से चलती हुई, अस्थिर चाल अर्थात कांस्टेंट स्पीड ऑन ए स्ट्रेट रोड एग्जाम्पल है। तो स्ट्रेट रोड है तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा, ये क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन अर्थात सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो रोड है स्ट्रेट रोड है। अगला प्रश्न देखिए, लोलक अर्थात पेंडुलम, पेंडुलम का आगे और पीछे जाना किस प्रकार का गति है, सरल रेखीय बिल्कुल भी नहीं, वृत्तीय वृत्त में नहीं है, यादृक्ष जिगजैग नहीं है। सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, दोलनी गति या ऑसिलेटरी मोशन, या इसी को बोलते हैं आवर्ती गति। दोलनी और आवर्ती गति एक ही होता है, इसे ध्यान रखेंगे। आवर्ती गति, दोलनी गति हिंदी में एक ही है, इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है, ऑसिलेटरी मोशन। अगला प्रश्न है, समान समय अंतराल में समान दूरी। देखिए दोनों समान है, इजी है, आसान है, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। समय समान, दूरी समान, अर्थात क्या असमान बिल्कुल भी नहीं, तात्क्षणिक बिल्कुल भी नहीं, एवरेज बिल्कुल भी नहीं, एक समान। दोनों समान तो एक समान यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान समय अंतराल में असमान दूरी। समय अंतराल इंटरवल, देखिए पीछे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ये ध्यान रखिएगा, इक्वल इंटरवल ही होगा यहाँ पे सही। इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस, अर्थात समान समय अंतराल में असमान दूरी, तो ये क्या कहलाएगा, दूरी ही असमान है तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म असमान गति। ऑप्शन डी इसका सही एग्जाम्पल, सही आंसर है। 12 नंबर है, एकांक समय में तय की गई दूरी अर्थात डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम अर्थात टाइम से भागा दे रहे हैं और दूरी को में दे रहे हैं, तो दूरी में जब भी टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड मिलेगा। और यही डिस्प्लेसमेंट होता, अगले टॉपिक में होगा। डिस्प्लेसमेंट में जब हम लोग टाइम से भाग देंगे तो ये क्या मिलेगा, इससे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, वेग मिलेगा, अगले टॉपिक में होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, चाल का एसआई मात्रक क्या है, तो चाल का एसआई मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड, एसआई की बात कर रहा है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूरी गति में अस्थिर चाल, देखिए कांस्टेंट की बात कर रहा है, थ्रू आउट मोशन इट इज, पूरी गति में चाल अस्थिर है। अस्थिर चाल मतलब एक जैसा चाल है, तो जब चाल एक जैसा हो तो इसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
समय के साथ बदलती हुई चाल, समय के साथ जैसे जैसे चाल बदलेगा ये एक समय ये क्या हो जाएगा, असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे औसत चाल क्या होगा, तो चाल है यहाँ पे औसत चाल पूछा जा रहा है, तो तय की गई कुल दूरी ये नहीं होगा, ये विस्थापन वाला नहीं होगा, कुल दूरी और कुल समय, ऑप्शन बी हो जाएगा। विस्थापन किस में, वेलोसिटी में, तो औसत वेग में हो जाएगा ए आंसर। बात करें एक मैथ वाले प्रश्न का, जो न्यूमेरिकल होता है, कार जो है 100 मीटर दूरी 10 सेकंड में तय करती है, तो उसका औसत चाल, तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय, और क्या है मीटर में था, ये सेकंड में था, अब वैल्यू आया 10, तो 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है किसी विशेष क्षण की बात करें, अर्थात ए मोमेंट की बात करें, तो एक क्षण में, मोमेंट में क्या देखे थे आप, तात्क्षणिक, आपने तात्क्षणिक पढ़ा था, तात्क्षणिक गति चाल, तात्क्षणिक चाल, और इसी का एक अदर वर्ड कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, अर्थात तात्कालिक, तात्कालिक और तात्क्षणिक एक ही चीज हुआ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और इसको किससे मापते हैं, स्पीडोमीटर से मापते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। कार है, एक कार है जो 1 घंटा में 30 किलोमीटर और अगले 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलती, औसत चाल, तय की गई कुल दूरी क्या है, दूरी है 30 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, और लगा कुल समय है 1 घंटा 1 घंटा, अर्थात टोटल 80 किलोमीटर दूरी तय की है और टोटल 2 घंटा का समय लिया है। ये होगा, काटेंगे इसे 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो गया, स्पीड हो गया, औसत चाल, एवरेज चाल हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। अगला प्रश्न है कौन सी राशि स्केलर है, अर्थात अदिश, जिसमें दिशा ही न हो, दिशा न हो, अर्थात देखिए आपको क्या बताए थे, याद रखेंगे फिर से, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट के लिए। विस्थापन, विस्थापन में भागा देते हैं समय से, समय से तो क्या मिलता है, समय से देते हैं तो वेग मिलता है, अर्थात वेलोसिटी, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर जो है, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण होता है, त्वरण होता है, अर्थात विस्थापन से डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनता है, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन त्वरण बनता है, अर्थात जो एक दूसरे से मिलके ही बन रहा है, तो ये सभी सदिश हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, सदिश अर्थात वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर होगा। अब पूछ रहा आपसे स्केलर, तो एक इन तीनों के अलावा एकमात्र इसमें है जो है चाल, स्पीड, इसीलिए अदिश राशि हो गया स्पीड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कौन सी राशि सदिश है, वेक्टर है, तो वेक्टर सदिश, अर्थात देखिए एकमात्र इसमें सदिश है वो है विस्थापन। अगला प्रश्न है क्या संभव है कि चाल शून्य न हो लेकिन औसत वेग शून्य हो जाए। देखिए चाल बिल्कुल भी शून्य न होगा, बिल्कुल चाल शून्य नहीं होगा, हम लोग पीछे देख चुके हैं, चाल जब पॉजिटिव है, पॉजिटिव राशि है तो शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन औसत वेग, वेग तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिए हैं, वेग का क्या होगा, विस्थापन में समय से भागा देके, विस्थापन में समय से भागा देंगे तो वेग मिलेगा, तो विस्थापन जब खुद जब शून्य हो जाएगा और शून्य में जब किसी समय से भागा देंगे तो ये शून्य हो सकता है, तो लिखेंगे हाँ क्या संभव है, चाल शून्य हो और वेग शून्य हो जाए, बिल्कुल संभव है, हाँ ऐसा संभव है। और होगा कब यह, जब वस्तु प्रारंभिक बिंदु पर ही लौट आएगा तो विस्थापन 0 तय करेगा, और जब विस्थापन 0 होगा तो औसत वेग भी 0 हो जाएगा। कार पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में 20 मीटर चलती है, यह किस गति का उदाहरण है। तो देखिए अलग अलग समय एक ही है, एक ही समय में अलग अलग दूरी तय हो रही है, अर्थात असमान गति हो जाएगा, अर्थात नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस स्थिति में दूरी और विस्थापन का परिणाम समान होगा, अर्थात जब एक सीधी रेखा में, कई बार बता चुके हैं, इस रेखा से इस रेखा तक आने के लिए जो समय लगेगा एक सीधी रेखा में, तो दूरी और विस्थापन, दूरी इक्वल टू विस्थापन दोनों समान है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति कर रहा हो तो दूरी और विस्थापन समान होगा। इन विच केस विल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल इक्वल, ऑप्शन सी। स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन। किसी यंत्र से तत्कालिक चाल, हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, कई बार इसका डिस्कशन हो चुका है। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है सॉरी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 15 क्वेश्चन और बचा है दोस्तों। सीधी रेखा में गति किस गति का प्रकार है,
यह है रेक्टिलिनियर मोशन अर्थात सरल रेखीय गति। सीधी रेखा की बात करें, एक बच्चा झूला झूल रहा है, आप जल्दी से पॉज करके आंसर दीजिए। एक बच्चा झूला झूल रहा है, किस प्रकार की गति है? उम्मीद कर रहे हैं कि आपने आंसर दे दिया होगा। बिल्कुल सही है, आवर्त गति ऑसिलेटरी मोशन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पंखे की ब्लेड की गति किस तरह की गति है? पंखा की ब्लेड जो है ये दोनों तरह की गति में आ जाएगा, वृत्तीय गति में भी और घूर्णन में गति में भी। कैसे? ये चारों ओर घूम रहा है इसका पंखा। ये पंखा जो है ये पंखा होता है, पंखा चारों तरफ घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो वृत्तीय गति का भी एग्जाम्पल है ये। और खुद इस एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है ये पंखा, तो ये घूर्णन गति भी हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी और सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच सीधी रेखा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति किस प्रकार की गति का एग्जाम्पल है? तो परिक्रमा कर रहा अर्थात परिक्रमण गति, रिवोल्यूशनरी मोशन। अगला प्रश्न है, औसत चाल, तय की गई कुल दूरी, लगा कुल समय, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मोबाइल फोन का वाइब्रेशन किस गति का एग्जाम्पल है? वाइब्रेटरी मोशन अर्थात कंपन गति का एग्जाम्पल है। घड़ी का पेंडुलम, ये आवर्त गति अर्थात आगे पीछे जा रहा है घड़ी का पेंडुलम, आवर्त गति ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। किसी वस्तु की चाल कभी ऋणात्मक क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यह किस पर? तो यह परिमाण पर अर्थात मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है, इसीलिए यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, हमेशा देखें, दूरी जब हमेशा सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, तो दूरी से ही बनता है चाल, तो चाल भी हमेशा सकारात्मक होगा। यह कभी ऋणात्मक नहीं होगा क्योंकि इसमें परिमाण होता है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना किस प्रकार के गति का एग्जाम्पल है? तो किसी चीज के चारों ओर घूम रहा है, तो इसमें भी दोनों आंसर हो जाएगा, परिक्रमण गति और वृत्तीय गति दोनों का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, परिक्रमा कर रहा है, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और एक वृत्ताकार मार्ग पर कर रहा है, तो दोनों गति का, दोनों मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी एंड सी। अगला प्रश्न देखते हैं, साइकिल मोड़ पर घूमते समय किस गति का उदाहरण है? साइकिल का मोड़ पर घूमना किस गति का है? तो देखिए, ये कर्व के रूप में आप घूमते हैं, कर्वीलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है ये। अगला है, गति का ग्राफ यदि सीधी रेखा है, देखिए आप यदि पीछे देखे हैं ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा आपको क्या समझाए। सीधी रेखा तो यह क्या बताता है? जितना समय जितना दूरी उतना समय, जितना दूरी उतना समय, जितना समय उतना दूरी। ये कर्व, ये सीधी रेखा है, ये रेखा जो सीधी है ये किस चीज़ को दिखाता है? ये दिखाता है यूनिफॉर्म मोशन, एक समान चाल को। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्राफ असमान गति अर्थात नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखाएगा? तो नॉन यूनिफॉर्म को क्या बताए थे? टेढ़ी मेढ़ी रेखा को। दूरी समय का ग्राफ जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा अर्थात असमान गति को बताएगा। झूला झूलता हुआ बच्चा, पेड़ की डाली पर हिलना, सितार की तारे, ये सभी किसका एग्जाम्पल है? स्विंग चाइल्ड, स्विंग ब्रांचेज, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आर एग्जाम्पल ऑफ किसका है? तो ये सभी के सभी जो है बार बार आवर्त हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति है, ए पर्सन है, आप पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर जा रहा है। देखिए, एक व्यक्ति है, मान लेते हैं पश्चिम दिशा है, 6 किलोमीटर गया, ठीक है, फिर वह 90 डिग्री मुड़ करके दक्षिण दिशा में जाता है। दक्षिण दिशा, मान लेते हैं ये दक्षिण दिशा है और यहाँ पे 8 किलोमीटर चला है। शुरुआत बिंदु से व्यक्ति कुल कितना विस्थापन हुआ? तो विस्थापन जब भी पूछा जाएगा तो वो मिनिमम डिस्टेंस होगा दोनों फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का, और ये होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ये कर्ण है, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और रूट अंडर, तो कितना हो गया? 64 और 36, रूट अंडर में 64 36 कितना होगा? रूट अंडर 100, और रूट अंडर 100 का वैल्यू 10, अर्थात 10 किलोमीटर इसका सही जवाब है। 10 किलोमीटर सही जवाब है। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने लगभग 1 घंटे के वीडियो में सभी फिजिक्स के जो मोशन टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते थे पार्ट 1 कवर किया है। पार्ट 1 को कवर किया है। पार्ट 2 जिसमें आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और
इसी पे आधारित बहुत सारा जो ग्राफ वाला सवाल है, बहुत सारा और अदर सवाल भी आएगा ग्राफ के अलावा, जिसमें न्यूमेरिकल्स होगा। उन सभी को हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे अगले स्लाइड में, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी को ले लेते तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए इसको अलग वीडियो में रखने का प्रयास किए हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? यदि पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।